Hello the God person, you're welcome to the channel that is Educational Studio and this is the video for class 10th Mathematics NCERT के लिए. This is the video series for chapter number 2 polynomial और अगर हम इसके सिनॉप्सिस पर नज़र डालें तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले वाली वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन को कवर किया था. उसके बाद हमने सेकंड वीडियो के अंदर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कवर कर लिया था. उसके बाद थर्ड जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने सीखा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. और अब जो हम कवर करेंगे वो होगा ये वाला पॉइंट, दैट इज़ डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. और ये पॉइंट हम कवर करेंगे हमारे पार्ट नंबर 4 के अंदर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पार्ट नंबर 4 के अंदर जो पहला हमारे पास पॉइंट मिलता है वो यही है, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. अगर इसके अंदर हम देखें तो देखो ये होता है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. यहाँ पर गिवन है कि जो px है और जो gx है ऐसे दो पॉलिनोमियल्स होंगे जिनका gx जो होगा ना वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 और हम उसे इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ qx एंड rx सच दैट px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो rx है ना वो 0 होना चाहिए या फिर उसकी जो डिग्री है वो आपकी gx की डिग्री से कम होनी चाहिए. तो आई थिंक कि आपका माइंड पूरी तरीके से घूम गया होगा और आपके माइंड में ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आया होगा, ऐसी मुझे बिल्कुल उम्मीद है और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है. आपके बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल गया होगा पूरा मैटर. चलिए कोई बात नहीं है. इस चीज़ का ये एक छोटा सा चित्र यानी कि छोटी सी इमेज अपने माइंड में बना लीजिए, ठीक है. अब हम इस चीज़ को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, आपने ज़िंदगी में डिवाइड किए होंगे, डेफिनेटली किए होंगे, जैसा कि एक डिवाइड हमने यहाँ भी शो किया हुआ है. इस डिवाइड के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि डिविडेंड होता है ये वाला, ठीक है, और ये हमारा होता है डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड देते हैं. ये हो जाता है हमारा क्वोशिएंट और ये हो जाता है रिमाइंडर. ये चीज़ काफ़ी सिंपल है. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो डिवाइड की बात कर रहे हैं, इस डिवीज़न की जो बात हम कर रहे हैं वो एक तरीके से हमें नॉर्मल नंबर की बात नहीं करनी बल्कि हमें पॉलिनोमियल्स की बात करनी है. यानी कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, जैसे कि मान के चलो अभी यहाँ पर डिवाइज़र हमारा एक नंबर है पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पर डिवाइज़र एक क्या है, पॉलिनोमियल ही है सीधा. यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड है वो एक नंबर है लेकिन यहाँ पर जो डिविडेंड है वो एक पॉलिनोमियल है ना. तो यानी कि पॉलिनोमियल के केस में भी ये सारी चीज़ें एज इट इज़ वही हैं. जैसे कि देखो ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवाइज़र हो गया, ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है. तो इस तरीके से अगर हम पॉलिनोमियल के केस में बात कर रहे हैं तो हमारे जहाँ जहाँ नंबर्स हैं वहाँ वहाँ हमें क्या देखने को मिलेंगे, पॉलिनोमियल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है. काफ़ी सिंपल चीज़ है क्योंकि अभी हम पॉलिनोमियल चैप्टर ही तो कर रहे हैं. अब स्टूडेंट एक और चीज़ कि आपने एक यहाँ पर ये एल्गोरिथम सीखा ही है पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसमें आपने क्या सीखा है कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है ना. तो अगर मैं यहाँ पर इस वाले फेज़ के अंदर देखूँ तो देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो आपका डिविडेंड है वो px होगा, ठीक है. अब x क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये सारे वेरिएबल x हैं तो px बना दिया मैंने इसे. और जो डिवाइज़र है उसे हम बोल देंगे gx, ठीक है ना. और जो क्वोशिएंट है उसे बोल देंगे qx और रिमाइंडर जो है ना उसे बोल देंगे rx. अब हम इसके अकॉर्डिंगली इन सभी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे. तो देखिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. देखिए डिविडेंड हमारा px था, ये आ गया. डिवाइज़र जो था वो gx था, है ना, ये देखिए. और साथ ही साथ जो क्वोशिएंट है वो qx है और जो रिमाइंडर है वो rx, ठीक है. तो ये बन गया हमारा इस तरीके से डिवीज़न एल्गोरिथम, जो कि हम पिछले वाले स्लाइड पर समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैटर पूरा हमारे सिर के ऊपर से निकल गया था. लेकिन आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा. तो बस इतना ज़रूर याद रखना कि डिविडेंड को हम px बोलते हैं, डिवाइज़र को gx बोलते हैं, बाकी क्वोशिएंट तो देखो नॉर्मली इस लेटर से ही आपको याद रहेगा qx और रिमाइंडर आपको इस लेटर से याद रहेगा rx, ठीक है.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी हैं, वो भी चलो देख लेते हैं। कंडीशन जैसा कि हमने पिछले स्लाइड पर पढ़ी थी लेकिन समझ में आई नहीं थी, तो चलो यहाँ देखते हैं। अब देखो कंडीशन ईजिली समझ में आएगी कि अगर जब आप किसी पॉलिनोमियल्स का ही डिवीज़न कर रहे हैं यानी डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स जो रिमाइंडर होगा ना वो आपको कभी कभी 0 मिल जाएगा, यानी कि वो 0 के इक्वल होना चाहिए। साथ ही साथ फिर अगर वो 0 नहीं है तो फिर ये होना चाहिए कि अगर उसकी डिग्री जो है ना वो डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो भी डिग्री होगी वो इस डिवाइज़र की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। चलिए उससे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और देखो ये रिमाइंडर में जो बचा है वो भी एक पॉलिनोमियल है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप सीधे बता देंगे सर इसकी डिग्री 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो देखो इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो भाई यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो इसकी डिग्री 1 है। तो मतलब यहाँ पर एकदम स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो हो रही है ना कि यहाँ पर जो डिवाइज़र की डिग्री है ना, तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा इस डिवाइज़र की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर और नॉट? ये कंडीशन बस आपको याद रखनी है, बाकी ज़्यादा कुछ दिमाग के अंदर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करके नहीं रखनी है, बस आपको ये याद रखना है। इज़ दैट क्लियर और नॉट? ये बस मेन चीज़ है जिसे हम नॉर्मली वेरिफिकेशंस के अंदर यूज़ करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और भी इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन टाइम से, और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में एज ए एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन है, और ये जो एग्जाम्पल 6 है ना वो मेरा ख्याल है कि इस वजह से यहाँ पर दिया गया है ताकि आपने जो पहले वाले क्लासेस के अंदर ये डिवीज़न करना सीखा होगा तो आप उसे थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर लें। तो देखिए डिवीज़न के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इससे हम इस पॉलिनोमियल में डिवाइड देंगे। तो चलिए इसे प्लॉट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन में। ये हम प्लॉटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर हमें इससे डिवाइड देना है। अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस समय इन चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं सीखा था तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी सिंपल चीज़ है, इसका डिवाइड बहुत आसान होता है। अब देखो कैसे करना है, तो देखिए हम इस पूरे पॉलिनोमियल को बिल्कुल नहीं देखेंगे। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हम इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म और इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म इन्हें देखेंगे, ठीक है। और इनमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके से किन किन चीज़ों की कमी है। जैसे देखो फर्स्ट टर्म मैंने ये यहाँ पर x लिख दिया ये वाला, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने यहाँ लिख दिया 2x²। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये मैंने ये बॉर्डर लाइन बना दिया। अब ये जो x है ना, इस x में मैं किस चीज़ का इंटू करूँ ताकि मुझे ऐसी चीज़ें मिल जाए, यानी कि बिल्कुल इसके जैसा दिखने लग जाए। तो इसके लिए पता अपन क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को आपस में कंपेयर करके देखेंगे। पहले तो हम नंबर्स में बात करते हैं। यहाँ पर देखो 2 है लेकिन यहाँ पर तो देखो कोई नंबर है ही नहीं, तो देखो एक तो 2 की कमी है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 की कमी है। अब वेरिएबल में देखते हैं, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, तो यानी कि इस जगह पर 1x की और कमी है, तो हमें ये 2x मिल गया। अब इस 2x का इंटू अगर मैं इसे करूँगा ना तो मुझे देखो ये नंबर मिल जाएगा डेफिनेटली। तो जो हमें कमी मिली है इस 2x की, हम उसी को एज अ फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, ये हमें मिल गया कि इस चीज़ की कमी थी। अब हम इसी टर्म का इंटू एक बार इससे करेंगे और इसी टर्म का इंटू एक बार इससे करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो चलो इंटू में जब हम करेंगे तो देखो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। पहले देखो हमने इसका इंटू इसमें किया तो देखो 2x² मिला, और इसका इंटू इसमें किया तो 4x मिल गया। क्लियर है? अब डिवाइड में स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, अगले स्टेप में हमें यहाँ पर माइनस करना होता है ना, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम इस पॉलिनोमियल में क्या करते हैं कि जो टर्म्स लिखी हैं, यानी कि ये जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है इसमें जो टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स की जो भी मार्किंग है उसे चेंज कर देंगे। यानी कि अगर वो टर्म्स प्लस की हैं तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 2x² है और ये जो 4x है ये दोनों की दोनों क्या है, प्लस के हैं, तो हम इन्हें माइनस का कर देंगे, ठीक है। अब हम इस प्लस को यहाँ से भूल जाएंगे और इस वाले प्लस को यहाँ से भूल जाएंगे। अब हम इन्हें माइनस का समझेंगे, ठीक है। अब चलो आगे क्या करना है, अब माइनस करना है। तो देखो ये वाला 2x² प्लस का है और ये वाला 2x² माइनस का है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो भाई ये तो 0 हो जाएगा, तो इसकी कहानी तो कैंसिल यहाँ से ख़त्म हो गई। अब यहाँ देखिए
ये 3x प्लस का है, ये 4x माइनस का है। तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस 4x ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब आप इसमें से माइनस करेंगे तो देखो 3x और 4x यानी कि 4x में से 3x जाएंगे तो 1x बचेगा, और वो भी काय का बचेगा, माइनस का। क्यों माइनस का बचेगा? क्योंकि ये जो 4x है वो बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के आगे माइनस का मार्क है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का x। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये कैसे आया। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाकी का जो इस जगह टर्म बचा उसे हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये चीज़ आपके क्लियर हुई होगी। अब अगले स्टेप में हमें ये नया पॉलिनोमियल मिल गया, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे फिर से, जैसे कि हमने इसमें और इसमें किया था। अब हमें ये वाला नया पॉलिनोमियल मिल गया, तो अब हम इस वाली ही टर्म को अब इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सामने से एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो क्या कि देखो हमने यहाँ x बना दिया, फिर बॉर्डर लाइन, और यहाँ है -x। ठीक है, अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि पहले मार्किंग में कुछ दिक्कत है। यहाँ पर माइनस की मार्किंग है, यानी कि यहाँ पर प्लस मार्किंग है, तो देखो एक माइनस की कमी हो रही है। अब वेरिएबल में देखें तो यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, यानी कि दोनों की दोनों सेम है। तो जब आपके दोनों की दोनों वेरिएबल सेम हो जाते हैं, यानी कि दोनों की दोनों टर्म सेम हो जाती हैं, तो हम ऐसी जगह पर 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें नया नंबर मिल गया -1। तो अब इस -1 को हम यहाँ फिक्स कर लेंगे। अब हम इस -1 का स्टूडेंट 1 बाई 1 इसमें और इसमें इंटू करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट केस में इसके साथ और इसके साथ किया था। ठीक है, अब ये -1 अब नया नंबर आ गया, तो हम इसका इसके साथ इंटू करेंगे और इसका इसके साथ इंटू करेंगे, तो हमें कुछ चीज़ें इस तरीके से मिलेंगी। ठीक है, तो अब ये नया पॉलिनोमियल आ गया हमारे सामने जब हमने इनका इंटू किया, इस 1 का इसके अंदर और इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हमें फिर से यहाँ पर माइनस करना है, क्योंकि डिवीज़न में हम माइनस ही तो करते हैं। तो माइनस करेंगे तो अब ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसके मार्किंग चेंज हो जाएगी। मार्किंग चेंज होगी तो देखो दोनों माइनस है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे इस तरीके से। अब देखो ये जो x है वो प्लस का है, ये वाला x माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, देन 0 हो जाएगा वो। तो अब यहाँ पर ये 1 जो है प्लस का है और ये 2 भी देखो प्लस का हो गया, तो अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 3। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? क्योंकि अब हम इसमें डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ गई। यानी कुछ ऐसी बात हो गई, मान के चलो कि किसी ने 10 में 3 से डिवाइड दिया और अब किसी ने इसको 3 टाइम्स पढ़ा, 9 आ गया, माइनस किया, 1 बचा रिमाइंडर। अब क्या 3 से इसमें डिवाइड दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, है ना। तो वैसे ही कुछ ठीक यहाँ पर हो रहा है कि अब हम इसका डिवाइड यहाँ पर नहीं दे सकते। तो अब नॉर्मली हम क्या लिख देंगे कि ये जो चीज़ है दिस इज़ द क्वोशिएंट, यानी कि हमारा हो गया QX, और ये जो बचा 3 वो हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, यानी कि RX। तो हम इन्हें इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे नीचे की तरफ। तो हमारा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो फिर से एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक का, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। और इसमें देखिए क्या गिवन है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। लेकिन स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में बार बार आ क्यों रहे हैं, यहाँ पर ये हमें कुछ अलग अलग चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? तो देखिए हमें यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन मिला था उसमें हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली गिवन थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम और थोड़े से अरेंजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे आप इसे देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है तो आप इसे डेफिनेटली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। लेकिन अब आप ये भी सोच सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो मैंने आपको बताई थी, वो क्या होती है, ax² + bx + c। मतलब कि पहले स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, फिर ये 1 पावर वाली टर्म आनी चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चीज़ कुछ अलग ही हो गई, पहले कांस्टेंट आ गया, फिर उसके बाद x वाली टर्म आ गई, फिर x² वाली टर्म आ गई। तो हमें सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में फिक्स करना होगा, देन आफ्टर तब हम जा करके इसमें डिवाइड दे पाएंगे। तो हम एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई। तो देखो पहले क्यूब वाली टर्म, फिर स्क्वायर वाली टर्म, फिर 1 पावर वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, यानी कि देखो ये बिल्कुल सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम प्लॉटिंग यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, देखो पहले स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए,
फिर उसके बाद ये 2x आना चाहिए प्लस वाला, और फिर ये 1 आना चाहिए प्लस वाला। अब ये चीज़ एकदम फिक्स है, एकदम अरेंज्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर हमें करना है डिवाइड, तो बस वही प्रोसेस फॉलो करो। मत देखो कि ये इतना बड़ा है पॉलिनोमियल, ये इतना बड़ा है, क्या होगा, सोचो मत कुछ भी। बस आप तो फर्स्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म को क्या कर लो, कंपेयर करके देखो कि क्या कमी है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो देखो मैंने लिख दिया x² और यहाँ लिख दिया इस वाले का जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x⁴। सबसे पहली बात तो हम नंबर्स में देखते हैं। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो देखो एक नंबर की कमी है जो है 3। अब वेरिएबल में देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है, यानी कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3 है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक x की और कमी है, तो ये हमें नया नंबर मिल गया। अब इस नंबर को हम एज अ क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म फिक्स कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर है बात कि कैसे कैसे हम कमी ढूंढ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप कि अब जो हमें ये नंबर मिला यानी कि ये जो टर्म मिली, अब इसका हम 1 by 1 इस सभी टर्म से इंटू करेंगे और इंटू करने के बाद उनको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए। ठीक है, इंटू आई थिंक आपको करना आ रहा होगा कि 3x का इंटू इसमें करेंगे तो 3x³ आ जाएगा, फिर 3x का इंटू इसमें करेंगे तो देखो 6x² आएगा, फिर इसका इंटू 1 से करेंगे तो देखो वही की वही आ रहा है। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हम माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो देखो ये नीचे वाले पॉलिनोमियल जो दिख रहा है आपको, इसके सभी मार्क्स चेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से देखिए। अब बस देखो ये तो देखो प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ इस जगह क्या हो रहा है, x² है, एक x² है यहाँ पर, और -6x² है, ये हो रहा है। तो पहली बात माइनस तो हमें करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक टर्म आपकी प्लस की है, एक माइनस की है। लेकिन माइनस करेंगे तो देखो 5x² जो बचेगा ना, वो काय का बचेगा, माइनस का, क्योंकि देखो बड़ा नंबर जो है ना यहाँ पर वो किसका है, माइनस का है। तो ये आ गई टर्म आपकी माइनस के 5x², हम यहाँ फिक्स करेंगे। इसके बाद अब इसमें देख लो स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, 2x - 3x। ध्यान रखना इस प्लस से मतलब नहीं, क्योंकि हमने ये मार्क्स चेंज कर दिए। अब हमें इसमें भी देखो माइनस ही करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो देखो 3x में से 2x जाएंगे तो 1x बचेगा, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ भी देखो जो 3x है ना वो माइनस का है, वो बड़ा है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। बाकी जो अब आपका ये जो +5 बचा वो हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब हम आगे फिर बढ़ते हैं कि अब हमें नया पॉलिनोमियल ये मिल गया। अब हम अगेन इस वाले पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को कंपेयर करके देखेंगे। तो देखिए x² मैंने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया -5x⁴। अब ध्यान से देखना कि पहले तो मैं मार्किंग में देखूंगा, यहाँ पर देखो माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो देखो एक माइनस की कमी है। नंबर में देखते हैं तो यहाँ पर देखो 5 है लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो एक 5 की कमी है। वेरिएबल देखूंगा तो यहाँ वेरिएबल तो सेम है, यानी वेरिएबल की कोई कमी नहीं है, तो हमें एक नया नंबर मिल गया -5। अब हम इसे फिक्स कर लेंगे, एक नया टर्म हमारे क्वोशिएंट के अंदर -5। अब इस -5 का भी वही वर्क होगा कि इसे भी क्या करना है, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टर्म से, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके जो आपको एक नया पॉलिनोमियल मिलेगा वो ये होगा। इज़ दैट क्लियर और नॉट? आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पर हमें माइनस करना है, माइनस कर लो भाई। माइनस करेंगे तो देखो ये जितने भी मार्क्स थे सब चेंज होकर के देखो प्लस के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, ये माइनस का है, अब ये प्लस का हो गया, दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल रहा है, ये माइनस का x है और प्लस का 10x है। पहली बात हमें माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों मार्क्स अलग अलग है। माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 9x मिलेगा। अब वो किसका मिलेगा, प्लस या माइनस, प्लस का मिलेगा, क्योंकि देखो बड़ा नंबर प्लस का है। तो 9x मिल गया यहाँ पर भाई। अब ये क्या हो रहा है, ये प्लस का 5 है, ये भी प्लस का 5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो ये आपका आ गया 9x + 10। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर डिग्री क्या है इसकी, 2 है, और यहाँ पर डिग्री क्या है इसकी, 1 है, देखो इस जगह पर। तो मतलब कि हमारा ये जो डिवाइज़र है उसकी डिग्री बड़ी हो गई है, किससे, इस रिमाइंडर से, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री जो है अब छोटी पड़ गई। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम यहीं पर लिख देंगे कि हमारा जो क्वोशिएंट है वो 3x + 5 है, और जो रिमाइंडर हमें मिला वो है 9x + 10। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा ये भी। अब हम बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 है।
अब इसके अंदर थोड़ा सा हमें और ज़्यादा कुछ करना है, यानी कि एक गेम जैसा चलता है। जैसे आप गेम्स खेलते हैं ना, हमें नई नई स्टेजेस मिलती हैं, फिर वो डिफ़िकल्ट होता चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता चला जाता है। ऐसे ही यहाँ मैथ्स के अंदर होता है। लेकिन गेम्स के अंदर आप हार जाओगे, वो मुझे पता है, आप अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दोगे। लेकिन यहाँ मैं आपको हारने नहीं दूंगा, मैं यहाँ आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करा के दूंगा, ठीक है। सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर अब देखिए, इससे देखते हैं करना क्या है इसमें सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमें इसमें डिवाइड करना है, और दूसरी चीज़ ये भी देखनी है कि क्या ये सिस्टमेटिकली अरेंज है या नहीं, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन भी करना है डिवीज़न एल्गोरिदम का। तो जो अभी मैंने आपको समझाई थी डिवीज़न एल्गोरिदम, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन फिक्स करते हैं। तो देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप देख सकते हो अपने आप ही कि यहाँ पर देखो चीज़ें एक तरीके से अरेंज नहीं है, यानी कि पहले ये टर्म आनी चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, उसके बाद ये वाली टर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, पहले देखो ये वाली टर्म आनी चाहिए क्यूब वाली, उसके बाद ये स्क्वायर वाली, फिर उसके बाद ये नॉर्मल एक्स वाली, देन उसके बाद कांस्टेंट, यानी कि दोनों के दोनों में ही हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम इन्हें चेंज करके लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि आप ये मत सोचना कि केवल इसे ही हमें उठा के ले जाना है। भाई, जिस मार्क के साथ वो है उसे भी साथ में लेके जाना होगा, ठीक है। जैसे देखो एक्स स्क्वायर जो था वो माइनस का था, तो देखो हम इसे माइनस के साथ ही यहाँ पर लेकर के आए। उसके बाद ये जो एक्स है वो प्लस का था, तो हम इसे प्लस के साथ लेके आए। ये जो 1 है वो माइनस का है, तो माइनस के साथ लेके आए। सेम बिल्कुल ऐसा यहाँ पर हुआ, ये देखो माइनस का था, इसीलिए हम इसे माइनस का यहाँ लेकर के आए। बाकी इस चीज़ें अब आप समझ सकते हो, ठीक है। अब बस चलिए इससे डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ भी देखो हमें वही चीज़ करनी है, इसकी फर्स्ट टर्म को और इसकी फर्स्ट टर्म को कंपेयर करो। तो माइनस एक्स स्क्वायर ये तो ये हो गई, और माइनस एक्स क्यूब ये हो गई। पहली बात, अगर हम मार्किंग में देखें तो दोनों सेम है, कोई कमी नहीं है। नंबर दोनों में ही नहीं है, तो चलो दोनों सेम है, नंबर की भी कोई कमी नहीं। लेकिन अगर हम वेरिएबल में देखें तो यहाँ पर 2x हैं और यहाँ पर 3x है, तो यानी 1x की कमी है। तो बस उस x को हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली जैसा कि हम करते जा रहे थे, यानी इस x का हम 1 by 1 इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर फिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है। अब हमें माइनस करना है, माइनस करेंगे तो देखो मार्किंग चेंज होंगी। तो देखो मार्किंग इस बार देखो कैसे चेंज हुई है, ये वाला माइनस था तो प्लस का हो गया, ये वाला प्लस था तो देखो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, यानी कि अपोजिट हो जाते हैं। आप ये मत सोचना कि सब माइनस के हो जाएंगे, ये नहीं, अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि जो पहले दिए हैं उनसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर तो 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, और मार्क काय का रहेगा, प्लस का ही रहेगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है यहाँ पर। बाकी फिर इसे भी देख लीजिए, माइनस का 3x और प्लस का x, भाई माइनस तो करना पड़ेगा क्योंकि दोनों मार्क्स अलग हैं, तो 2x बचेगा, है ना, 3x में से 1x जाएगा, तो साथ ही साथ माइनस का बचेगा क्योंकि देखो माइनस का 3 बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, ये जो +5 है वो हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये नया पॉलिनोमियल हमें मिल गया। अब इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को और इसके फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये है, ठीक है। पहली बात तो ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो भाई हमें एक माइनस की कमी हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो सेम है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेम है, लेकिन बस नंबर की कमी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो माइनस का 2। तो ये जो माइनस का 2 है, ये हमें एक नया टर्म मिल गया। अब इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर -2। अब इस -2 का हम इसमें और इसमें इंटू करेंगे, तो कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। अब माइनस कर लेंगे तो अब इजीली अब आप समझ सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो, ये प्लस का है माइनस का है कट गए, ये माइनस का है प्लस का है कट गए, और देखो 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 3। इस प्लस को मत देख लेना है, अब ये माइनस का 2 है ना, तो ये 3 आपका रिमाइंडर बच गया। अब स्टूडेंट्स हम आगे इसके अंदर नहीं बढ़ सकते,
तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, कोशिएंट x-2 और रिमाइंडर 3। अब इन्हें याद रखना कि अब हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो वेरिफिकेशन में देखो हमें ये डिवाइज़र को, कोशिएंट को और रिमाइंडर को यहाँ पर कंसीडर करना है और इनका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जानी चाहिए। अगर ये मिल गई, यानी कि ये हमारा डिविडेंड है, अगर ये मिल गया तो समझ लो कि हमारा ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो वेरीफाइड हो जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए जैसा कि आपको बताया था, डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारे पास ये क्या क्या चीज़ें, देखो यहाँ पर डिवाइज़र ये हमारा gx और ये हमारा कोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। इन सभी को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब बाकी स्टूडेंट्स, अब आपके हाथ में ये सारी चीज़ें, देखो क्या करना है, पहले इस x से इन तीनों में इंटू करना है, फिर -2 से भी इन तीनों में इंटू करना है, फिर आपको इस तरीके का स्टेप मिलेगा। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ को। ये तो देखो सेम यही रहना है क्योंकि ऐसा कोई भी टर्म आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। बाकी ये x² वाला टर्म है, ये x² वाला टर्म है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो 3x² हो जाएगा। साथ ही साथ ये वाला माइनस का x है, ये वाला माइनस का 2x है, तो ये भी जोड़ करके माइनस के 3x हो जाएंगे और ये दोनों जोड़ करके 5 हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पर ये आ गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, अगर आपको याद रहा हो जो अभी हमने पिछले स्लाइड पर देखा था, ये जो है वही हमारा पॉलिनोमियल था जो कि हमने डिविडेंड में कंसीडर किया था। तो ये क्या है, हमारा डिविडेंड। तो बस ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। फिर हम लिख देंगे हैंस द डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। तो अगर देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ अलग आ जाती हैं तो फिर ये डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाइड नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की होगी डिवीज़न करते हुए, या फिर हमने यहाँ कहीं मिस्टेक की होगी। तो हमेशा हमें ये जो डिविडेंड मिलेगा वो डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं हम स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन। सो बस ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की तरफ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9। ये और भी इंटरेस्टिंग है। ये कैसे इंटरेस्टिंग है, देखिए, ये एक पॉलिनोमियल जो हमें यहाँ पर गिवन है, आप इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज़ 4। और अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी क्या होगी, 4। और अगर 4 डिग्री है तो इसमें पॉसिबल जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे, वो भी टोटल 4 ही होंगे। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड ऑल द जीरोस। ऑल द जीरोस मतलब कि इस पॉलिनोमियल के टोटल तो 4 जीरोस होने चाहिए, जिसमें से इन्होंने 2 जीरोस यहाँ दे दिए हैं। अब बाकी के 2 जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे फिक्स करते हैं। यहाँ पर पहली चीज़ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पाते हैं कि हमें 2 जीरोस ये गिवन है, हम यहाँ लिख देंगे सिंस 2 जीरोस आर, एक तो है आपका √2 और एक है माइनस का √2। अब एक चीज़ स्टूडेंट्स सोचना, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में सीखा है कि जब भी हम जीरो फाइंड आउट करते थे तो हमारे पास एक फैक्टर होता था, जैसे कि x-3। तो फिर हम उस फैक्टर को क्या करते थे, 0 के इक्वल मान लिया करते थे इस तरीके से। फिर हम वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे तो हमें 3 मिल जाया करती थी। तो 3 हमें क्या मिल जाता था, 0। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये √2 भी कैसे आया होगा, ऐसे ही तो आया होगा। क्या इस तरीके से नहीं आया होगा कि किसी ने ये फैक्टर किया हो इस तरीके से, है ना, और फिर उसने इसको इस तरीके से 0 के इक्वल कर दिया हो, तो उसका क्या आया होगा, x = प्लस का √2। और ऐसे ये जो माइनस का √2 वो इस तरीके से आया होगा कि उसका फैक्टर ये होगा x + √2, है ना। फिर उसने इसको 0 के इक्वल कर लिया होगा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही होगी, माइनस का √2। बात समझ में आती जा रही है ना कि जीरोस कैसे आते हैं, फैक्टर से ही तो आते हैं, और फैक्टर को हम 0 के इक्वल करके x के इक्वल ही तो कर लेते हैं। तो अगर ये जीरोस आए होंगे तो डेफिनेटली इनके फैक्टर्स यही तो होंगे जो यहाँ पर है ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि यही तो होंगे, तभी तो ये यहाँ पर आपका √2 और माइनस का √2 आ रहा होगा। तो हमें ये 2 फैक्टर मिल गए। अब इन 2 फैक्टर्स का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अगर हम मल्टीप्लाई ना करें तो हम एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं कि देखो ये दोनों के दोनों आपको इस फॉर्म के नज़र आ रहे हैं, a + b और a - b। ठीक है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं a² - b², है ना। तो a² - b² के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं x² - √2 पर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब इस रूट को इस स्क्वायर से काटा जा सकता है इस तरीके से, तो हमें क्या मिलेगा, x² - 2। तो ये एक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिए। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल होगा ना वो होगा फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल का, यानी इसका। ठीक
ठीक है। अब फैक्टर से क्या मतलब, जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ 25 लिख दिया, फिर बोल दिया कि 5 से डिवाइड करना है, तो ये आराम से इससे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये 5 की टेबल में आता है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 18 और इसका फैक्टर बता दूं मैं 3 को, तो देखो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 15 और 2 को इसका फैक्टर बता दूं, तो क्या डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो डेफिनेटली इसका फैक्टर है, यानी कि इसको डिवाइड कर देगा कम्प्लीटली और रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। तो जब हम इससे इसमें डिवाइड देंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अब हमें इससे यानी कि इससे इसको डिवाइड करना है। क्लियर है, ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। तो पहले डिवाइड करते हैं, फिर समझते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए हम इस तरीके से प्लॉटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म को कंपेयर करके देखते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहीं देख लो, एक तो नंबर की कमी है, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो नंबर की कमी है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x⁴ है, तो 2x की कमी है, तो यानी 2x² की कमी हो रही है टोटल, ठीक है। अब इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, देखिए मिल गई ना नई चीज़। आप सोच रहे हो कि जगह क्यों छोड़ दी है, क्या यहाँ पर कोई प्लॉट छोड़ा गया है, यहाँ पर कुछ मकान बनाया जाएगा? नहीं, यहाँ पर कोई मकान नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर बात हुई है रिश्तेदारी की। कैसे? तो देखो, जब हमने इसका इंटू इसमें किया तो क्या आया, 2x⁴। इसका इंटू इसमें किया तो क्या आया, -4x⁴। अब ध्यान देना, ये x⁴ वाली फैमिली है और ये भी x⁴ वाली फैमिली है, तो हम इस नंबर को सीधे उठा करके यहाँ लिख देंगे क्योंकि दोनों की फैमिली मैच कर रही है। अब यहाँ देखो, ये स्क्वायर वाली फैमिली है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये क्यूब वाली फैमिली है। अगर हम इसके नीचे इसे यहाँ लिख देते तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि दूसरी फैमिली के अंदर वो जा कर के कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता था। तो हम नॉर्मली ये भी चेक करते हैं कि जो भी टर्म हमें मिल रही है वो हम उसी के नीचे एडजस्ट करके लिखेंगे जिसकी फैमिली से वो बिलोंग करता है। यानी कि देखो ये स्क्वायर फैमिली है तो हम इसे स्क्वायर फैमिली के पास ही तो फिक्स करेंगे, और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम अपने मन में यहाँ 0 मान लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम माइनस करेंगे तो भाई मार्क्स चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाना है। यहाँ पर अगर मैं 0 मान लूँ तो -3x³ मैं 0 को जोड़ दूँ तो भाई -3x³ ही तो बचेगा। बाकी फिर इससे भी देख लो, इसमें क्या हो रहा है, ये -3x है और ये +4x है, तो यानी कि माइनस करना पड़ेगा, तो हमें +x² यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से कर देंगे। बाकी ये जो चीज़ है हम एज इट इज़ इसे यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल के केस में जो बाकी की चीज़ें बची होती है ना, हम पूरा की पूरा उसे यहाँ पर नीचे फिक्स करते हैं। वैसे जब आप डिवाइड करते हैं नंबर्स का तो हम 1 by 1 नंबर को कंसीडर करते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल के केस में जितना भी बड़ा पॉलिनोमियल बचा है बाद में हम पूरा उसे यहाँ कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें ये नया पॉलिनोमियल मिल गया, ये वाला। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि ये वाली जो आपकी टर्म है उसे इस टर्म से कंपेयर करके देखते हैं। तो पहली बात तो देखो मार्किंग में देखें तो देखो यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, तो एक माइनस की कमी है। दूसरा यहाँ पर नंबर 3 है लेकिन यहाँ पर नंबर 3 नहीं है, तो एक 3 की कमी है। और यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर x 3 है, तो एक x की कमी है, तो -3x की कमी है। ये हमने लिख दिया। अब इसका भी काम क्या रहेगा, इसके साथ इंटू और इसके साथ इंटू, तो देखो हमें ये मिल जाएंगे। यहाँ भी देखो ये 6x की फैमिली से था, यानी कि x वाली फैमिली से, तो हमने इसी के नीचे लिखा क्योंकि इसके नीचे लिखते तो गड़बड़ हो जाती। अब माइनस करेंगे तो मार्क्स चेंज हो जाएंगे, और फिर देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाना है। और यहाँ पर देखो 0 मान लूँगा तो x² उसमें जोड़ेंगे तो x² ही रहेगा, बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये -2 यहाँ नीचे बच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टर्म हमारे पास बचेंगी। क्लियर है। अब ये नया पॉलिनोमियल मिल गया। अब हम इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म को कंपेयर करके देखते हैं। दोनों की दोनों सेम आ रही हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों सेम हो तो हम सीधा का सीधा 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब वो 1 किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि दोनों ही ये प्लस के हैं, ठीक है। तो प्लस का 1 हम कंसीडर करेंगे। अब इस प्लस के 1 में इसका और इसका इंटू किया जाएगा, तो हमें ये वाला एक पॉलिनोमियल मिलेगा। अब इन्हें भी माइनस करेंगे तो मार्क्स चेंज कर लेंगे, और माइनस करेंगे तो देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। वैसे भी रिमाइंडर 0 ही बचना था, क्यों, क्योंकि हमने कहा था ना कि ये वाला नंबर इसका फैक्टर है, और फैक्टर जिसका वो नंबर होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर रिमाइंडर 0 आना ही है। अब इसके डिवाइड करने से हमें ये चीज़ मिली, इस चीज़ पर वर्क करना है, ठीक है ना।
ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे आपके एक्सरसाइज में, तो ध्यान से समझ लेना कि फिर हम डिवाइड करने के बाद जो ये वाली चीज़ हमें मिल जाती है ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब इसे हम कंसीडर करेंगे आगे आने वाले स्टेप में। तो अब इसे हम देखते हैं, तो अगर हम इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो डेफिनेटली 2 फैक्टर आएंगे, और 2 फैक्टर जो आएंगे फिर हम उससे 0 फाइंड आउट कर लेंगे, 0 के इक्वल करके, तो फिर हमें सभी जीरोस मिल जाएंगे। तो चलिए फैक्टराइजेशन में जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ ये स्टेप मिलेगा, और उसके बाद इस ग्रुप में और इस ग्रुप में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमें इस तरीके से ये फैक्टर सेम मिल जाएगा, और इसके बाद इसको एक बार लिखने के बाद x-1 को एक अलग फैक्टर बना देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो 2 फैक्टर हमें मिले हैं, अब इन दोनों फैक्टर्स को हमें क्या करना होगा, 0 के इक्वल करना होगा। और जब हम इन्हें 0 के इक्वल करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 नए 0 मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका आ गया 1/2, और दूसरा 0 देखो ये आ गया 1। तो पहले तो देखो 2 जीरोस गिवन ही थे, आपको ध्यान हो कि √2 और माइनस का √2 तो पहले से गिवन था, हमें 4 0 की तो ज़रूरत पड़ रही थी, बाकी के 2 जीरोस ये आ गए। तो बस इन्हें अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर द ऑल जीरोस आर √2, -√2, 1/2 एंड 1। आई होप कि आपको समझ में आया हो। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जब भी कभी आपको समझ में ना भी आए तो एक बार आप वीडियो सेशन को रिपीट करके देख लीजिएगा, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप एक बार रिपीट करके देखिए, तो फिर आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन समाप्त, और हमारा क्वेश्चन टाइम भी यहाँ पर हो चुका है समाप्त। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 पर। तो 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इसमें नॉर्मली बस यही बोला है कि आप ये वाला जो px यानी कि ये वाला जो डिविडेंड है और ये वाला जो आपका डिवाइज़र है, आप इससे इसमें डिवाइड दीजिए और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। तो काफ़ी सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले को प्लॉटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने प्लॉटिंग कर लिया। ठीक है, अब बस इसे कंपेयर करो, इसे कंपेयर करो। तो देखो यहाँ पर केवल एक x की कमी है, तो हम x यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। बाकी अब हम इस x का इंटू इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ ये वाला सिस्टम। अब देखो ये वैसे ही हो रहा है जैसा हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, हमें 2x मिला था। देखो इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का 2x ही तो मिलेगा। अब अगर मैं इसे यहाँ लिख देता तो देखो ये तो स्क्वायर की फैमिली थी तो गड़बड़ हो जाता था, तो इसलिए हमने उसे यहाँ लिखा जो उसकी फैमिली से। ठीक है, बाकी हम इसे यहाँ 0 मान के उसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब माइनस करने के लिए मार्क्स चेंज कर लेते हैं, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 0 मान लूँ और 0 में ये ऐड करूँ -3x², तो वही की वही आना है। बाकी फिर यहाँ पर देख लो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों प्लस के हो गए, तो 7x हो जाएगा। बाकी -3 एज इट इज़ हम वहाँ पर फिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अगले स्टेप में हम इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को फिर कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो एक तो मार्किंग में देखें तो माइनस की कमी है, देखो यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ नहीं है। नंबर्स में देखें तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो -3 की कमी हो गई। और आगे अगर वेरिएबल देखें तो वेरिएबल दोनों में सेम है, तो बस हमें केवल -3 की कमी यहाँ नज़र आ रही है, तो हमने -3 को कंसीडर कर लिया। अब -3 का भी वर्क यही रहेगा कि वो इसके साथ और इसके साथ इंटू करेगा, और इसके साथ इंटू करेगा तो हमें ये पॉलिनोमियल मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हमने इसका जब इसमें इंटू किया तो प्लस का 6 आया, तो प्लस का 6 तो देखो कांस्टेंट फैमिली के साथ ही लिखा जाएगा, भाई वेरिएबल के साथ तो नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्लॉक छोड़ देते हैं, जब हमें जो टर्म मिलती हैं वो फैमिली के अकॉर्डिंगली मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्किंग चेंज कर लेंगे, तो देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर 0 मान सकते हैं, तो देखो 7x ही आ जाएगा, और ये -3 और -6, तो आंसर क्या आएगा, -9। तो इस तरीके से ये आ गया। बस अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी डिग्री देखो कितनी है, 2 है, और इसकी डिग्री देखो कितनी है, 1 है, तो यानी कि कम हो गई डिग्री रिमाइंडर की। तो बस हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहीं पर हम लिख देंगे कि क्वोशिएंट इज इक्वल टू x-3 और रिमाइंडर इज 7x-9। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी का सेकेंड वाला क्वेश्चन। इसमें अब हमें ये मिल गया, इससे हमें इसमें डिवाइड देना है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हम जब सॉल्यूशन फिक्स करेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सारी चीज़ें एक ऑर्डर के अंदर मैनेज है या नहीं। तो देख लो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाली टर्म जो है ना वो यहाँ होनी चाहिए बीच में,
और ये जो कांस्टेंट है वो यहाँ होना चाहिए। ये लोग पता नहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। बाकी अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये तो 4 है इसकी पावर, इसके बाद एक ऐसी टर्म आनी थी जिसकी पावर 3 होनी चाहिए, वो इसके अंदर मिसिंग है ना। तो जो टर्म मिसिंग होती हैं उन टर्म को हम 0 लिख करके मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि उनके होने या ना होने से कोई अंतर पड़ता नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें लिख के चलेंगे तो हमें आगे चीज़ें एकदम क्लियर मिलेंगी, ताकि हमें दिक्कत नहीं आएगी किसी टर्म को किसी दूसरी जगह लिखने में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसे ही मान लिया इस तरीके से, ठीक है, ताकि हमारा ऑर्डर पूरी तरीके से फिक्स हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसे भी प्लॉट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर ये चीज़ें जो है पहले से ही अरेंज नहीं थी, तो हमने अरेंज कर लिया, पहले x², फिर -x और फिर 1। अब चलो इससे कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपका x² है और ये वाला x⁴ है, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं तो केवल एक ही कमी नज़र आती है कि x², क्योंकि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 4x है, तो 2x की कमी पड़ रही है, तो हम यहाँ पर x² कंसीडर कर लेंगे। अब इस x² का वर्क क्या होगा, इन सभी से मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई नई टर्म्स हमें मिलेंगी हम उन फैमिलीज़ के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस करना है हमें, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मार्क चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो क्या होगा, ये तो 0 है ही है, तो ये प्लस का x³ भी बचेगा। बाकी इसमें देखो ये माइनस का 3x² है और ये भी माइनस का x² है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 4x² हो जाएगा। बाकी ये दोनों टर्म्स हम एज इट इज़ फिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। आई होप कि आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। अब ये नया पॉलिनोमियल आ गया। अब इस पॉलिनोमियल में इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को कंसीडर कर लो, तो आप देख सकते हो इजीली कि यहाँ पर केवल 1x की कमी नज़र आ रही है, तो हम +x यहाँ पर ले लेंगे। अब इस +x का भी वर्क क्या होगा, इन सभी से मल्टीप्लाई करना, और जो नई टर्म्स मिलेंगी उन्हें हम यहाँ पर फिक्स करेंगे फैमिलीज़ के अकॉर्डिंगली कुछ इस तरीके से, ठीक है। मार्क्स चेंज कर लेते हैं, मार्क्स चेंज कर लिए हमने, ये कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 4x² है और ये प्लस का x² है, तो माइनस का 3x² बचेगा, क्योंकि देखो ये बड़ा नंबर माइनस का है। यहाँ पर देखो ये जो प्लस का 4x है और ये माइनस का x है, तो इसमें से प्लस का 3x बच जाएगा। बाकी +5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर। क्लियर बात समझ में आई। अब हम फिर से इस टर्म को और इस टर्म को कंसीडर करेंगे। तो देखो वेरिएबल में तो दोनों सेम है, तो वेरिएबल तो वही दोनों सेम है, वो तो हमें करना नहीं कुछ, लेकिन मार्किंग में देखें तो एक माइनस की कमी है यहाँ पर, और नंबर में देखें तो 3 की कमी है, तो हम -3 यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इस -3 का इन सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें यहाँ पर ये नया पॉलिनोमियल मिलेगा। अब इसे हम कर लेंगे मार्किंग में चेंज। मार्किंग चेंज करेंगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और ये 5 + 3 8 हमें मिल जाएगा रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्वोशिएंट आपका मिल गया x² + x - 3 और रिमाइंडर मिल गया आपका यहाँ पर 8। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो देखो यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी अरेंज नहीं है, यानी पहले स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, फिर उसके बाद कांस्टेंट, और यहाँ पर देखो यहाँ पर सीधा x⁴ तो है, लेकिन x⁴ और x⁴ ये दोनों मिसिंग है, तो हम उन्हें उस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, हमने 0 मान के उन्हें एडजस्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे इस तरीके से प्लॉटिंग कर देते हैं और इसे कर लेते हैं इस तरीके से सॉल्व, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी कोई सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो सर कमी है कुछ, तो स्टूडेंट डिवाइज़र के अंदर है ना, कमी को हम ज़्यादातर नेगलेक्ट कर देते हैं। हम वहाँ पर केवल ये देख लेंगे पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये फिक्स कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ करनी है सेम, इस टर्म को कंसीडर कर लो। अब यहाँ पर मार्किंग में देखेंगे तो भाई यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो एक माइनस की कमी है, और नंबर्स तो दोनों में है नहीं है, तो चलो वो तो बराबर बात हो गई। और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, तो यानी कि -x² की कमी हमने ये लिया। अब इनको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी नई टर्म मिलेंगी उन्हें फैमिली के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आई? ये हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया। अब हम बाद में इनका आगे प्रोसेस करेंगे तो मार्क्स चेंज करना पड़ेगा। मार्क्स चेंज करेंगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहाँ 0 है, 0 में ये +2x² जोड़ेंगे तो वो तो आपका यही आना है +2x²। यहाँ भी 0 और ये पहले से ही 0 तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो हम उसको आगे लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। बाकी ये चीज़ हमने देखो एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं इस वाली फर्स्ट टर्म को और इस वाली फर्स्ट टर्म को कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो देखो माइनस की कमी है। ठीक है, दूसरी नंबर्स में देखें तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो एक नंबर की भी कमी है, तो -2 की कमी नज़र आ रही है। वेरिएबल दोनों में सेम है, तो बस हमें -2 की कमी यहाँ नज़र आ रही है, तो हमने ये ले लिया -2। अब इसका भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी नई टर्म्स मिलेंगी यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर माइनस करने के लिए मार्क्स चेंज कर लेते हैं। मार्क्स चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 मान लो तो -5x बचेगा और यहाँ ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखो डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री छोटी होगी। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्वोशिएंट आपका ये है और रिमाइंडर आपका ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे नए वाले क्वेश्चन की तरफ, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये बोला है कि आप चेक करें कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ना, क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर से मतलब सिंपल सी बात, क्या वो उससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है या नहीं। अगर मैं बोल दूं कि 5 जो है ना उससे हम डिवाइड करेंगे इस 18 को, तो देखो क्या मिलेगा हमें। यहाँ पर 3 टाइम्स टेबल पढ़ पाएंगे तो 15 माइनस करेंगे 3 बचेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऐसे दे दूँ 20 डिवाइडेड बाई 5, देन ये 4 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसके केस में 5 जो है 18 का फैक्टर नहीं है, लेकिन इसके केस में 5 जो है वो 20 का फैक्टर है। तो ऐसे ही अगर फैक्टर होता है तो हम एक्यूरेट कब पता कर पाते हैं, जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है। तो ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है उससे हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर नहीं मिलता रिमाइंडर 0 तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसका। सारी चीज़ें एकदम फिक्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर भी सही तरीके से फिक्स है, बस इन्हें प्लॉटिंग कर लेना है। बाकी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला ये टर्म है, फर्स्ट वाला ये टर्म है, दोनों के अंदर पहले तो नंबर 2 की कमी है और t² की कमी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2t²। मतलब कोई चीज़ 2t नहीं है, ये 2t लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2t² हो गया। अब ये जो 2t² है, अब इसका इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फैमिली के अकॉर्डिंगली नए टर्म्स को एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए, क्योंकि इसका जब इसमें इंटू किया तो देखो स्क्वायर वाली टर्म आई तो हम स्क्वायर के नीचे तो लिखेंगे, है ना। अब आगे हम यहाँ 0 मान सकते हैं, तो चलो अब पहले हम इसके मार्किंग को चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर 0 मानेंगे तो 3t³ बच जाएगा और यहाँ पर आपका 4t² बचेगा, है ना। और ये हम एज इट इज़ इस तरीके से यहीं पर लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इस वाली फर्स्ट टर्म और इस वाली फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे। नंबर्स में देखें तो 3 की कमी है और वेरिएबल में देखें तो 1 t की कमी है, तो +3t हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। इनका भी हम 1 बाई 1 इसी से इंटू करेंगे, और इंटू करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी। मार्किंग चेंज कर लेते हैं, देखो फैमिली के अकॉर्डिंगली ही हमने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पर 0 मान लेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। यहाँ पर 0 मान लेंगे तो देखो 4t² ही बचेगा। यहाँ पर आपका ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। बाकी यहाँ पर ये -12 बच जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कंसीडर करते हैं। तो देखो वेरिएबल तो दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन नंबर की कमी है, केवल 4 की कमी है, तो हम यहाँ पर +4 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इस +4 का इसमें इंटू करेंगे दोनों टर्म्स में, तो हमें ये चीज़ मिलेगी। अब इनको माइनस कर लेते हैं मार्क्स चेंज करते हुए, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। बात समझ में आई ना आपकी। तो 0 हमें रिमाइंडर मिल गया, तो हमारी कंडीशन ही क्या थी कि अगर 0 रिमाइंडर मिल जाए तो हम क्या कह देंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ना वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पर देख लेंगे, देखो रिमाइंडर 0 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द रिमाइंडर इज़ 0, फिर लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, कितना ईजी था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसी का सेकंड नंबर है। उसमें भी हमें यही चीज़ करनी है, यही करके बताना है कि क्या ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसको भी चेक कर लेते हैं डिवाइड करके, क्या हमें रिमाइंडर 0 मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलो हमने इसे प्लॉट कर लिया इस तरीके से। ठीक
ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कंपेयर करो, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कंपेयर करो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा कि नंबर की कमी है एक तो 3 की, और दूसरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कमी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x स्क्वायर। बाकी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म्स मिलेंगी, मार्क्स चेंज कर लेंगे और आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। आई होप कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो अब मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप आराम से बैठ के भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम इस टर्म को और इस टर्म को कंसीडर कर लेंगे। पहली बात, मार्किंग में देखें तो माइनस की कमी है, और साथ ही साथ अगर हम नंबर्स में देखें तो 4 की कमी है, और वेरिएबल में देखें तो एक x की कमी है, तो -4x हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। अगेन फिर -4x का इसी के साथ इंटू करेंगे इन सभी टर्म्स के साथ, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब इनके मार्क्स चेंज कर लेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब आप देखते जाइएगा कितने फास्ट तरीके से चल रहा है सिस्टम, ठीक है ना। अब आगे हमें ये वाला मिल गया सिस्टम और ये वाला मिल गया। इसमें हम देखते हैं तो वेरिएबल तो सेम हो गए, लेकिन बस नंबर की कमी है, वो है 2, तो बस 2 को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। अब इस 2 का भी इसके साथ इंटू करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ये वाला पॉलिनोमियल। मार्किंग चेंज कर लेते हैं और आगे कैलकुलेट करेंगे तो 0 रिमाइंडर मिलेगा। अब आप समझ गए ना कि 0 रिमाइंडर आ गया, तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि सिंस द रिमाइंडर इज 0 therefore फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इसी का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी यही चीज़ है कि इस वाले पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड देना है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं, हम इसे प्लॉट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। बाकी ये वाला हमारा पॉलिनोमियल आ चुका है। अब फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म को कंपेयर करके देख लो, भाई एक्स स्क्वायर की कमी नज़र आ रही है, लिख दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर। बाकी अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और फैमिलीज़ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दो। बाकी फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे मार्किंग को और कैलकुलेट करेंगे तो ये तो भाई 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x³ बचेगा, और ये जो बाकी टर्म है ये बच जाएगी क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाएगा। आगे के स्टेप में अब इसे और इसे कंपेयर करके देखो तो वेरिएबल दोनों सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ मार्किंग में कमी है, तो हम मार्किंग माइनस लेंगे, और दोनों अगर वेरिएबल सेम है तो 1 कंसीडर कर लेंगे माइनस वाला, ठीक है। अब इस -1 का इसमें इंटू करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। अब इसे सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर मार्किंग चेंज कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 1 और 1 जोड़ा जाएगा क्योंकि देखो ये प्लस का हो गया, तो भाई रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच गया 2। तो इस केस में आप सामने से देख सकते हैं कि रिमाइंडर तो भाई 0 नहीं आया, तो हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट 0, तो हम बोल देंगे देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। कितना इजी और कितना सिंपल कॉन्टेस्ट है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने एग्जाम्पल में किया हुआ था। हालांकि मैं आपसे बोल सकता था कि आप इसे खुद कर लेना, लेकिन कुछ स्टूडेंट इस वेशभूषा को देख करके शायद थोड़ा सा शक्ति में पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही बता देता हूँ। बाकी सिंपल कहानी वही है कि हमें सभी जीरोस पता करने, जिनमें से 2 जीरोस हमें ये पहले से गिवन है, ठीक है, और फिर हमें बाकी के 2 जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे हमने वहाँ फाइंड आउट करी थी बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है। तो हम यहाँ पर पहले सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि भाई 2 जीरोस हमें यही तो दिए हैं, ये वाला और ये वाला। अब आप सोचो स्टूडेंट कि ये 2 जीरोस कैसे आ रहे होंगे, ऐसे ही तो आ रहे होंगे, इनके फैक्टर यही तो होंगे। देखो जैसे मैंने पिछली बार समझाया था आपको एग्जाम्पल में, भाई x माइनस रूट में 5.3 होगा तभी तो ये 0 के इक्वल करके ये आया होगा, और अगर ये वाला फैक्टर होगा तभी तो 0 के इक्वल करके ये माइनस में आया होगा। तो ये 2 फैक्टर हमें मिल गए। अब ये 2 फैक्टर हमें इस चीज़ में डेवलप कर लेने हैं, a² माइनस b² में, है ना। तो हम इसे में डेवलप कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो x² माइनस रूट 5/3 पर स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x² माइनस 5/3। क्लियर है, तो ये मिल गया हमें। तो हम बोल देंगे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल हमें मिला है वो फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल को इसी से डिवाइड करेंगे जो हमें ये फैक्टर मिला था। क्लियर है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स इसको देख करके थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएंगे कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, और अगर आप प्रॉब्लम में आ रहे हो तो दुनिया के बड़े अजीब स्टूडेंट हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको बाकी की टर्म से मतलब ही नहीं है। आप तो सिर्फ फर्स्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म को कंपेयर करके देखो, कहानी अपने आप बनती चली जाएगी।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब देखो कैसे इजीली हम इसे कर लेंगे। तो फर्स्ट इन टर्म्स को मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे देखो क्या मिल रहा है, एक तो नंबर की कमी है 3, इस वाले नंबर की कमी, और वेरिएबल में देखूँ तो x स्क्वायर की कमी है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर। अगर मैं इसका इसमें इंटू करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, इस तरीके देखिए, तो 3x⁴ हो जाएगा। बाकी अब इसका इसमें इंटू कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर का इंटू कर रहे हैं -5/3 में, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये बचा x स्क्वायर और -5, तो क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल सी कहानी थी, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क है ही नहीं। अब स्क्वायर वाली फैमिली थी इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे इसके नीचे 0 मान सकते हैं, तो मार्किंग को पहले चेंज कर लेते हैं। मार्किंग चेंज कर लिया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर तो 6x³ भी बच जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। और ये एज इट इज़ हम लिख देंगे इस तरीके से। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगेन हम इसको और इसको कंसीडर कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला तो नंबर 6 की कमी है और वेरिएबल में एक x की कमी है, तो +6x कंसीडर करेंगे। तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो भाई ये कि यही आ जाएगा, लेकिन इसका इंटू इसमें करेंगे तो देखो क्या आएगा 6x इंटू -5/3। इसको इससे कट कर देंगे 2 टाइम्स आएगा तो 2x हो गया, तो 2x इंटू -5 बचा। इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, वो भी माइनस का। इस तरीके से करके देख लिया करो, काफ़ी चीज़ें ईजी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई, क्लियर है। अब 10x था इसलिए हम x फैमिली के साथ कंसीडर करेंगे इसे। मार्किंग चेंज कर लेते हैं। मार्किंग चेंज करेंगे तो देखो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके। अब अगेन हम इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो वेरिएबल दोनों सेम है, बस एक नंबर की कमी है वो है 3, तो हम 3 कंसीडर कर लेते हैं। अब इस 3 का इंटू स्टूडेंट इसमें करेंगे तो देखो 3x स्क्वायर ही आ जाएगा, और इस 3 का इंटू इसमें करेंगे। अब तो देखो सिंपल है एकदम, 3 इंटू -5/3, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल -5। तो ये बिल्कुल वही की वही टर्म आ गई जो आपके पहले इस पॉलिनोमियल में गिवन थी। अब यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं मार्क्स को और कैलकुलेट करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 ही मिलेगा। तो रिमाइंडर 0 मिल गया। अब यहाँ पर हमें जो मेन फोकस करना है वो इस पर करना है कि ये जो हमें पॉलिनोमियल मिला वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी से अब हमें 2 फैक्टर मिलेंगे और उन्हीं 2 फैक्टर से हम 0 फाइंड आउट कर लेंगे जैसा हमने एग्जाम्पल में किया था। तो चलिए यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो इसे फैक्टराइज करेंगे तो वही चीज़ है जो हमने पिछले वीडियोस में सीखा है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम इंटू करेंगे और फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चलिए हमें ये मिल गया मिडिल टर्म के स्प्लिटेशन। आगे समझ लेते हैं इसे इस जगह पर। तो ये हमें 2 ग्रुप मिल गए, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमें ये चीज़ तो देखो एक जैसी मिल गई, तो हमें इसे एक बार कंसीडर करना है। बाकी 3x + 3 को हम अलग फैक्टर बना देंगे कुछ इस तरीके से। अब बस इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक तो आ गया -1 0, ठीक है, और दूसरा आ गया -1 0, यानी दोनों की दोनों -1 आ गए। तो ये 2 0 मिल गए और 2 0 पहले से गिवन थे, तो मिलाकर सारे के सारे 0 हमने पता कर लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द ऑल जीरोस आर, 2 तो ये थे √5/3 -√5/3 -1 एंड -1। तो कितना सिंपल था ना, ये देखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा लग रहा था। हालांकि आप इसे खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ, वरना घर पे बैठ कर के पता नहीं क्या करोगे आप लोग, या तो अपना सर दीवार पे मार लोगे या फिर दीवार को सर पे मार लोगे। दोनों कंडीशन में सिर दुखेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जो जो चीज़ें गिवन हैं वो हम फिक्स कर लेंगे और जो चीज़ फाइंड आउट कर ली उसे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो डिवाइड करने पर, यानी कि ये जो एक नंबर है, यानी कि ये जो एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया गया है किसी भी g(x) से। अब हमें नहीं मालूम वो क्या है, तो रिमाइंडर और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिली। तो क्वेश्चन तो ये मिल गया और रिमाइंडर ये मिल गया। तो आपको ये बताना है कि किस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए जो जो चीज़ें हमारे पास हैं हमने इस तरीके से फिक्स कर ली, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमारा डिविडेंड था, इसमें डिवाइड दिया गया था, तो क्वोशिएंट हमें ये मिला
रिमाइंडर हमें ये मिला, तो हमें बस वही फाइंड आउट करना है कि भाई आखिरकार किस पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप में और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम को। तो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या थी, वो यही तो थी कि आपका px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यानी कि ये हो गया डिविडेंट, ये हो गया डिवाइज़र, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। ठीक है, अब इनकी सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ फिक्स कर देते हैं, जो जो चीज़ें हमें इनके बारे में पता है। तो देखिए कर लिए हमने सारे फिक्स। ये तो भाई एज इट इज़ ऐसा कि ऐसा रहना है ना। ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैं कहीं हवा से उड़ा के नहीं लाया हूँ, पिछले वाले स्लाइड पर लिखी हुई है। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी साइड चेंज कर देते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि हमने इस वाली साइड को यहाँ लिख दिया और इस साइड को एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमें मार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो आपका ब्रैकेट है, इसमें जो भी कोई चीज़ है वो प्लस की है। अब मैं इस पूरे ब्रैकेट को इस तरफ ले जाऊँगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। देख लीजिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर ये आ गया ना, पूरा की पूरा ब्रैकेट यहाँ से उठ के ये प्लस का था तो ये मैंने माइनस का कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज़ बची थी वो एज इट इज़ हम इसको ऐसे ही रखेंगे, अब यहाँ होल्ड करके। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा और इसका इंटू इससे होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो नया स्टेप हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे और भी कैलकुलेट कर लो। तो देखो ये वाला x इस 2x से जुड़ जाएगा और ये 2 इस 4 में से माइनस हो जाएगा, तो हमें एक नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा कुछ इस टाइप का। अब स्टूडेंट एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये चीज़ इसके यहाँ इंटू में लिखी है, यानी कि इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड देना है। तो फिर जो भी उस डिवाइड का आंसर होगा ना, वही हमारा gx होगा, यानी कि वही हमारा यहाँ पर डिवाइज़र होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस पॉलिनोमियल से इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि gx इज़ अ क्वोशिएंट व्हेन वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस वन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और प्लॉटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए फर्स्ट इसको कंसीडर करता हूँ, इसको इसमें, तो भाई एक्स स्क्वायर की कमी है, चलो एक्स स्क्वायर ले लिया, बाकी मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया मुझे, और मार्क्स चेंज कर लिए, कैलकुलेट किया तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये चीज़ आप इजीली अपने आप समझ लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं और इसे देखते हैं। तो मार्किंग में कमी है माइनस की और वेरिएबल में कमी है एक्स की, तो माइनस एक्स। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया, मार्क्स चेंज कर लेते हैं और फिर आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ -2 और एक्स के साथ। ठीक है, अब हम इसको और इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो भाई दोनों की दोनों वेरिएबल सेम हो गए, तो बस हम यहाँ पर सीधा 1 ले लेंगे, यानी कि +1 कंसीडर कर लेंगे। आगे इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, मार्किंग चेंज करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, रिमाइंडर 0 हो गया, हमें ये मिल गया। अब ये जो क्वोशिएंट है ना, वही एक तरीके से हमारा आंसर हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ gx इज x² - x + 1। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को करेंगे। अब ये थोड़ा सा दिमाग से सोचने वाला क्वेश्चन है। इसमें ये बताया है कि कब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बराबर हो जाएगी डिग्री ऑफ क्वोशिएंट के। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। तो हम एक चीज़ तो मान सकते हैं कि अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिग्री ऑफ क्वोशिएंट के इक्वल करना चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली उस पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करना होगा। अगर तो आप नहीं समझे तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहले हमने जो चीज़ कही थी उसे हम यहाँ एज ए लैंग्वेज में लिख देंगे कि अगर आप डिग्री ऑफ कांस्टेंट्स को इक्वल करना चाहते हैं डिग्री ऑफ डिविडेंड के, तो जो हमारा डिवाइज़र है यानी कि जिससे हम डिवाइड देंगे वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला पॉलिनोमियल और उसको इस कांस्टेंट, देखो 2 एक कांस्टेंट ही तो है, तो उसको इस कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 6x² + 2x + 2, इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, इसी कांस्टेंट से जो हमने माना है 2। ठीक है, 2 से पहले टर्म को डिवाइड करके देखते हैं तो भाई वो इतने टाइम्स जाएगी, तो क्या आ जाएगा 6x², माइनस करेंगे ये 0 हो गया। बाकी अब हम 2x + 2 को यहाँ नीचे लिखेंगे। अब हम अगेन इसको इसमें डिवाइड करेंगे, यानी इसको इसमें करेंगे, तो हम केवल और केवल यहाँ पर ले सकते हैं प्लस यहाँ पर x ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x। इसको ही माइनस करेंगे 0 आ गया,
अब यहाँ बचा 2। अब इस 2 को हम केवल 1 टाइम से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 0 हो गया रिमाइंडर। अब उसे छोड़ो, वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन हम समझ यहाँ पे क्या रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि डिविडेंड और डिग्री ऑफ क्वोशिएंट। तो देखो ये आपका है डिविडेंड, इसकी डिग्री देखो क्या है 2, और अब यहाँ देखो ये है हमारा क्वोशिएंट ऊपर, इसकी भी डिग्री क्या है 2। तो देखो दोनों की दोनों डिग्री सेम हो गई, और ये डिग्री सेम कब हुई, जब हमने केवल एक कांस्टेंट को लिया था। अगर हम इस जगह पर कोई वेरिएबल वाला नंबर ले लेते तो डेफिनेटली वो डिग्री छोटी हो जाती। तो हमें डिग्री को बराबर करना है, तो अगर हमें डिग्री को बराबर करना है कौन सी, पॉलिनोमियल यानी कि डिविडेंड की डिग्री और क्वोशिएंट की डिग्री, तो हमें हमेशा कांस्टेंट से डिवाइड करना चाहिए। तो जो चीज़ें हमें यहाँ पर मिली थी, अभी हमने डिवाइड किया, तो वो कौन सी चीज़ें थी, तो देखो ये हमारा डिविडेंड था, तो वहाँ पर हमने इससे डिवाइड किया था 2 से, तो हमें क्वोशिएंट क्या मिला, ये चीज़, और रिमाइंडर क्या मिला हमें 0, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है स्टूडेंट्स कि हमें इसे सेटिस्फाई करके बताना है डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो डिवीज़न एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को फिक्स करेंगे, यानी कि जो हमारी ये gx की वैल्यू है, qx की वैल्यू है, और ये जो rx की वैल्यू है, इन्हें वहाँ पर फिक्स करेंगे, तो हमें ये मिल जाना चाहिए। अगर ये मिल गया तो हमारा वेरिफिकेशन सही होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखो दोनों की डिग्री सेम ही थी, 2 थी, है ना। तो हमने ये चीज़ तो चेक कर ली। अब डिवीज़न एल्गोरिथम में भी यहाँ देख लेते हैं, तो इसके हिसाब से हम ये चीज़ें तो लिखते हैं, gx इंटू qx प्लस rx, सभी की वैल्यूज़ हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखो रिमाइंडर तो 0 ही था, ये हमारा क्या था qx, और डिवाइज़र देखो 2 था। अब देखो इसका इंटू इसमें करेंगे, इस तरीके से इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ये चीज़ मिल जाएगी। और ये चीज़ क्या थी, डिविडेंड ही तो थी जो हमने मानी थी, जैसा कि पिछले स्लाइड पर दिया हुआ है। तो बस हम यहाँ लिख देंगे दिस इज़ द px। तो हमारा ये जो एल्गोरिथम है इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा दस द डिवीज़न एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसी का सेकंड वाला। अब इसमें क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। ये कब पॉसिबल है, तो देखो इसे भी एग्जांपल से हम समझ जाएंगे। ये जब पॉसिबल है जब आप क्या करेंगे कि जो भी आपका डिवाइज़र की डिग्री होगी वो 1 लेस देन डिग्री ऑफ डिविडेंड है ना, यानी कि जो डिविडेंड की डिग्री है तो डिवाइज़र की डिग्री उससे एक छोटी होनी चाहिए। तो देखिए इसे भी एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखो ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइज़र है। अब यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है, तो देखो एक छोटी है। अगर ये इस तरीके से हम इसमें डिवाइड देंगे तो डेफिनेटली हमें ये डिग्री और ये डिग्री दोनों बराबर मिल जाएंगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो एक x की कमी है तो x यहाँ पे लेंगे, देन x क्यूब आ गया, माइनस करेंगे x बचेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे अब हम भर नहीं सकते क्योंकि देखो ये डिग्री बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, लेकिन हमें क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। तो देखो क्वोशिएंट की डिग्री यहाँ पे क्या मानी जाएगी 1, और रिमाइंडर की डिग्री क्या आ गई यहाँ पर 1। तो देखो दोनों की डिग्री इक्वल हो गई। और ये कब इक्वल हुई, जब हमने डिविडेंड की डिग्री एक बड़ी ली, या फिर कह सकते हैं कि डिवाइज़र की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से एक छोटी थी। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें यहाँ पर जो क्वोशिएंट की डिग्री है वो रिमाइंडर की डिग्री से इक्वल मिलेगी, ठीक है। तो अब जो जो चीज़ें हमें मिली हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने जो पॉलिनोमियल कंसीडर किया था ना वो ये है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि ये जो पॉलिनोमियल हमने कंसीडर करे हैं ना वो अपने मन से कंसीडर करें। आप चाहो तो अपने मन से भी कोई ऐसे पॉलिनोमियल कंसीडर कर लें जिसमें डिविडेंड की डिग्री एक ज़्यादा हो डिवाइज़र की डिग्री से, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पर gx ये था, इससे हमने डिवाइड दिया था, और उसके बाद qx यानी कि क्वोशिएंट हमें x मिला और रिमाइंडर भी हमें x मिला। अब आप देख सकते हैं कि क्वोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री देखो दोनों की डिग्री सेम है ना, और हमें सेम ही तो करनी थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका यहाँ पर लिख देंगे कि देखो दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, यानी कि 1 है। अब इसके डिवीज़न एल्गोरिथम को वेरीफाई करेंगे बिल्कुल अभी के जैसे हमने किया था, यानी gx qx और rs की वैल्यू लिख देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास px आ जाना चाहिए, मतलब कि डिविडेंड आ जाना चाहिए जो हमने कंसीडर किया था। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया इस तरीके से, ठीक है। हमने ये यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। अब इनका आपस में इंटू करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, क्लियर है। तो यही चीज़ हमने क्या करी थी, कंसीडर करी थी ना, x क्यूब प्लस x, यही तो हमारा क्या था px यानी कि डिविडेंड,
तो लास्ट में हम लिख देंगे thus द डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो क्वेश्चन है वो अगेन आपका यही है, बट इसमें हम थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जब डिग्री जो है रिमाइंडर की वो 0 हो जाए। तो रिमाइंडर की डिग्री 0 कब हो सकती है? जब वहाँ पर कोई वेरिएबल ही ना हो। जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन याद करो जो आपने शायद अपनी लाइफ में किया हो, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि 2x + 5 इसकी डिग्री क्या है, तो आप सीधे वेरिएबल पर नज़र डालेंगे और सीधे बोल देंगे कि इसकी डिग्री 1 है। अब मैं यहाँ लिख दूँ 2, केवल 2। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी डिग्री तो 0 है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कोई है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 9th में भी किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर की डिग्री 0 जब हो सकती है जब हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट हो केवल, यानी उसमें कोई वेरिएबल ना हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ लिख देंगे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी 0 जब हमारे पास रिमाइंडर एक कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाए। ठीक है ना, कांस्टेंट के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर एक अज्यूम कर लेते हैं डिवीज़न को, जैसे कि यहाँ पर हमने ये ले लिया पॉलिनोमियल डिविडेंड वाला, और ये हमने ले लिया x² डिवाइज़र। अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करके देखेंगे। तो क्या देखते हैं कि रिमाइंडर हमें कांस्टेंट मिलता है या नहीं। तो x³ + 1 इसको डिवाइड करेंगे x² से, तो केवल एक x से चला जाएगा, तो x³ माइनस करेंगे 0। अब यहाँ बचा 1। अब ये आगे डिवाइड नहीं जा सकता। अब ये जो 1 है, अब मैं इसकी डिग्री पूछूँ आपसे, तो आप क्या बोलोगे? इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि भाई इसमें वेरिएबल ही नहीं है कोई, क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया। तो हम यहाँ पे ऐसे ही तो लिखते हैं कि भाई अगर आपको रिमाइंडर की डिग्री 0 चाहिए तो रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ फिक्स कर ली। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। तो ये हमने पॉलिनोमियल यानी कि डिविडेंड वाला माना था। ये हो गया हमारा QX, ये हो गया हमारा यहाँ पर डिवाइज़र, और अभी हमें यहाँ पर QX क्या मिला था? X, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल गया था? 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिमाइंडर की डिग्री आपको क्या मिलने वाली है? 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज 0। अब डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर वही है हमारा gx × qx + rx, और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को यहाँ फिक्स कर देंगे जो हमने पिछले स्लाइड पर लिखी हुई थी। आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा x³ + 1। यही तो हमने कंसीडर किया था ना पॉलिनोमियल, जो हमारा आ गया, दैट वाज डिविडेंड यानी कि px। तो ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे इस चैप्टर की समरी पर। समरी मतलब कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या मेन चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो उन्हें हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट यही बोलता है कि हमने सीखा है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री 1 होती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 होती है, और जो क्यूबिक होता है उसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है ना। अगला चीज़ हमने क्या सीखी थी कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना x वेरिएबल के साथ, वो इस फॉर्म का होता है ना, ax² + bx + c, जहाँ पर a b c हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक। अगला पॉइंट हमने क्या सीखा था, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे तो जीरोस जो हमें मिलते थे वो कब मिलते थे? जब इंटरसेक्ट किया गया हो उस लाइन के द्वारा x एक्सिस को, और जितनी टाइम इंटरसेक्ट किया गया हो समझ लो उतने ही जीरो हमें वहाँ पर मिलते थे। जैसे कि ये चीज़ तो थी ना इस तरीके से। अब जैसे मैंने ऐसे बना दिया तो देखो इसके कितने जीरो हो गए। ये हमारा x एक्सिस है, ये y है, तो हम केवल x एक्सिस को देखते हैं। तो एक तो यहाँ, एक यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो जितने टाइम्स इंटरसेक्ट करते हैं समझ लो उतने ही जीरो हमें मिलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल सकते हैं? 2। इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। वैसे हमें 1 भी मिल सकते हैं, है ना, लेकिन 2 ही मिलेंगे मेन, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और ऐसा ही चीज़ होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक में हमें एटमोस्ट 3 जीरोस मिलेंगे। कभी कभी 1 भी मिल सकता है, कभी कभी 2 भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेंगे। अब ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि इन चीज़ों पर कुछ OT वाले क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले, तो आप उन्हें ईजिली कर पाए। अब ये चीज़ तो आपके समझ में आ रही होगी। ये हमने रिलेशनशिप में सीखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है किसके इक्वल? -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? c/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो आप याद ही रखिएगा। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसके अंदर
डिवीज़न एल्गोरिदम, जो यही तो था जो हम सीख रहे हैं। आई थिंक आप सीख चुके होंगे, है ना। और इसमें ये कंडीशन भी याद रखेंगे कि रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर अगर आपका 0 ना हो तो उसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए डिवाइज़र से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कवर कर लिया अपनी पॉलिनोमियल की इस सीरीज़ को, और ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने इन वीडियो सेशंस को काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। अब आपको करना ये है कि जो भी वीडियो सेशंस आपको मिले हैं उन सभी की स्लाइड्स को आपको एज अ होमवर्क नोट कर लेना है, बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में, और इन सभी को टेस्ट के लिए तैयार कर लेना है। और अगर किसी को होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर किसी जगह कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपसे हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और माँ बाप की सेवा कीजिए। थैंक यू द गॉड पर्सन, आई विल मिस यू।